कि एडहॉक जजेस की तैनाती सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। अच्छा, वो किस बुनियाद पे किया गया था? वो बेसिकली ये है कि ये लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर ये बताया गया था कि भाई ये जो केसेस हैं जो पेंडिंग हैं पूरे मुल्क में, वो हैं जनाब तकरीबन 2.26 मिलियन, यानी कि 22 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। अच्छा, इसके अंदर इंकशाफ एक हैरान कुन ये भी हुआ था कि 82% जो केसेस हैं वो लोअर जुडिशरी में हैं, और उसके बाद जो सिर्फ 18% केसेस हैं वो फिर अपर जुडिशरी में है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल शरीयत कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं। तो इस हवाले से फिर ये इस दौरान इस बात की गई, तो जिस पर अब चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला किया कि एडहॉक जजेस की तैनाती होनी चाहिए। और मैं जिस तरह से बात कर रहा था कि तैनाती का अमल है क्या, आइन का आर्टिकल इस हवाले से 182 है, अगर हम वो स्क्रीन पे दिखा सकें तो बेसिकली वो ये कहता है कि इफ़ एट एनी टाइम अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस से मुतालिक है ये, it is not possible for want of quorum of judges of the Supreme Court to hold or continue any sitting of the court, or for any other reason it is necessary to increase temporarily the number of judges of Supreme Court, the Chief Justice of Pakistan, और फिर ये है कि in consultation with the Judicial Commission as provided in clause 2 of Article 175A may in writing with the approval of the President request any person who has held the office of judge of that court and since who is ceasing to hold that office 3 years have not elapsed, or with the approval of President and with the consent of the Chief Justice of a High Court require a judge of that court qualified for the appointment as a judge of Supreme Court। तो ये इस मामले में ये आइन का आर्टिकल 182 है। अब इसके अंदर जो मामलात हैं जिनके ऊपर बात हो रही है वो ये है कि किस तरीके से इस सिचुएशन को मैनेज किया जा सकता था। अब जैसे कि हमने देखा कि 2 जज साहिबान, जिनमें जस्टिस मुशीर आलम साहब हैं, उनका नाम दिया गया 4 लोगों के नाम में से, और एक जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं। अब उन दो हजरात की जानिब से इस मामले पर माजरत कर ली गई है, यानी कि वो कह रहे हैं कि हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। तो रियासत अली आज़ाद साहब, कोई भी चीज़ हो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी इज़ द की। इस वक्त टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीटीआई का इल्ज़ाम आपके सामने है कि वो कहते हैं कि जी नंबर बढ़ा के मन माना फैसला करवाने की कोशिश की जा रही है। अब दूसरी जानिब मतमा नज़र हो सकता है सिर्फ केसेस को सॉल्व करने का है, तरीक़ेकार आपकी नज़र में बेहतर बनाया जा सकता था। इस पर सदर साहब से मुशावरत कर लेते, उनको आगाह कर देते, जिन लोगों के नाम लिए जा रहे थे उनसे मुशावरत कर लेते कि वेदर यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट और नॉट। पीटीआई को असल में थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात इन जजेस साहबान से हैं कि इनके कुछ जजमेंट्स ऐसी हैं, जैसे आर्मी कोर्ट के वाले से सरदार तारिक साहब का वर्डिक्ट था, इन चीज़ों को सबको छोड़ दें। मेरी ज़ाती राय में ये टाइमिंग दुरुस्त नहीं है अडाक जजेस लगाने की। और हमारे यहाँ कस्टम ये कि जो चीफ जस्टिस जाने वाला होता है वो कभी भी नई तैनातियाँ नहीं करते, ये हमेशा रहा है। 2-3 महीने पहले, 4 महीने कभी जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं हुआ, चूँकि वो जा रहे तो ये डोमेन और डिस्क्रिशन आने वाले चीफ जस्टिस की होती है। इस वक्त जो टाइमिंग है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट आ चुकी है, अब लग ऐसे रहा है कि चूँकि रिव्यू भी फाइल किया जा रहा, आल दो के रिव्यू में ये जजेस साहबान नहीं बैठेंगे, लेकिन जो रेफरेंस की बाज गश्त सुनी जा रही, जैसे हुकूमत ने पहले भी एक, पता नहीं उनकी नीयत अल्लाह जानता, इन्ना माला मालो बिन नियात, कि गवर्नमेंट कोई इन्हांसमेंट कर रही थी, उसके अंदर इन्हांस कर रही थी एज जजेस साहबान की या एक्सटेंशन की, लेकिन ये भी चीज़ इनके गाटे फेट होगी गवर्नमेंट के। अभी ये जो इन्होंने रेफरेंस की बात की, साथ ये डाक जजेस की आ गई, तो ये भी इनके गाटे फेट हो गई है। अच्छा, ज़रूरत इस चीज़ की थी। देखें, अगर आपने इस चीज़ को बुनियाद बनाना था कि बैकलॉग ज़्यादा था, तो अभी तो 15-20 दिन पहले गेबा साहब, हमारे मोहतरम जज साहब जो है वो एलिवेट हुए। अगर इतनी वो थी डाक जजेस की जरूरत थी, तो ये जरूरी तो नहीं कि आप रिटायरी जजेस लगाएं। जो 182B है उसके अंदर है कि जो कोई भी हाई कोर्ट उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसेंट लेके किसी भी जज को महीने के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए, साल के लिए लाया जा सकता है। आपने पहले क्यों नहीं लाया? नहीं, एक और चीज भी है, एक चीज, रियासत अली आजाद साहब, मैं इसी के अंदर एक बैकलॉग है, हाँ, मैं इसी के अंदर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन डाल रहा था, तो इसी से रिलेटेड। वो ये है कि एक तो हाई कोर्ट्स का मामला आ गया ना, तो उसके अंदर एक चले नुक्ता नजर ये यूज हो रहा है कि भाई चूंकि उन हाई कोर्ट्स में खुद असामियां मौजूद हैं, वहां पर मजीद जजेस की जरूरत है क्योंकि बैकलॉग ऑलरेडी मौजूद है। उसके अंदर पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि अगर जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं तो वो इस प्रोसेस का हिस्सा थे, तो हो सकता है बैकलॉग उनकी वजह से भी हो। तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि जैसे कि मैं मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए, जैसे कि
एक जज मुकर्रर होने के लिए एक शर्त ये भी होती है कि अगर 10 या 15 साल आप लॉ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एलिजिबल होते हैं जज मुकर्रर होने के लिए। तो क्या किसी सीनियर लॉयर को थोड़ा सा गुंजाइश निकालते हुए जज मुकर्रर नहीं किया जा सकता एड हॉक? अगर टेम्पररीली करना है तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो फिर व्हाई नॉट? जिसकी 15 साल स्टैंडिंग हो वो जज एलिवेट हो सकता है, डाक जज भी हो सकता है। और अगर 182B को देखें तो आप किसी सर्विंग जज को किसी भी हाई कोर्ट से आप डाक जज लगा सकते हैं। ऑलरेडी नंबर्स कम है ना सर। कौन सी मजबूरी कि आपने नहीं रिटायर्ड जजेस को ही लगाना है? ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी होगी। आप क्यों इदारे को कंट्रोवर्शियल कर रहे? सवाल ये पैदा होता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर चारों हाई कोर्ट्स के अंदर 50 जजेस की कमी है। अगर ये बैकलॉग ही क्वेश्चन है, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि 82% जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उन जगहों पे पेंडेंसी है, और फिर 20 ऊपर है, तो फिर हाई कोर्ट्स के अंदर भी आप तैनातियां कर देते हैं। अभी आप देखें फिर इन जजेस को आप कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी लिस्ट है जिसमें अगर फौजदारी का बादशाह जज समझा जाए तो मलक मंजूर साहब जैसे बेहतरीन जज मौजूद थे, उमर अता बंदयाल साहब भी गए, और बहुत सारे जजेस हैं। चूंकि उसके अंदर प्रोवाइडेड है कि रिटायर हो गए हो लेकिन 3 साल उनको इलैप्स ना किए वो आप उनको जज तैनात कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप अगर देखें 182 में अगर आप जा रहे तो उसमें तो लिखा हुआ है कि वांट ऑफ कोरम और कंटिन्यू सीटिंग। आपका कोरम तो वहां पे पूरा है, 17 पूरे हो गए, ठीक है। कंटिन्यू सीटिंग तो मुझे मैं समझता हूं कि आप एक इदारे को, और जो मैं अफनान साहब से जरा इस पे बात करूंगा। जी जी, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये पहले भी मुतालबा किया कि ना जजों की एज बढ़ानी चाहिए, ना एक्सटेंशन देनी चाहिए, ना जजों को रिटायर जज को जॉब देनी चाहिए, ना किसी जनरल रिटायर को जॉब देनी चाहिए। पीछे लोग फौत नहीं हो गए, खत्म नहीं हो गए, सब टैलेंट की कमी। ठीक है, लोगों का भी ठीक है, वी गॉट योर पॉइंट। मैंने तो ये भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज हो या हाई कोर्ट से, उनको जो हमारी बार काउंसिल्स हैं वो उनको वकालत का लाइसेंस भी ना दे, चूंकि वो अपनी जिंदगी के एक इनिंग भरपूर खेल चुके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस कौम को डिलीवर करना था, कर गया। कौम उसको सलाम पेश करती, नए लोगों को मौका दे। एंड देयर इज अ रीजन कि रिटायरमेंट की एज है। अफनान साहब, आपका इस पे नुक्ता नजर आपकी जमात का क्या है? क्योंकि जाहिर है कि मामलात हो रहे हैं, इसको जाहिर है सदर साहब मौजूद हैं, उनसे मुशावरत भी हो सकती है। जो लोग अब इनकार कर रहे हैं अगर उनसे पहले पूछ लिया जाता एक तो तरीक़ेकार थोड़ा, आप समझते हैं कि इतनी ज़रूरत है कि फ़ौरन एड हॉक जज लगाए जाएं? नंबर तो पूरा है इस वक्त। देखिए, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, ये हमारे भाई हैं लॉयर, ये इन्होंने वैसे सारा आइन और कानून की बात की, मगर यहाँ पे आगे आइन और कानून को ये भूल गए। भाई एड हॉक जज लगाने का कानून मौजूद है और हुकूमत लगा सकती है, सुप्रीम कोर्ट लगा सकती है अगर वो चाहे। इसमें क्या गलत बात है? मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर मतलब कि इमरान खान को जो चीज़ फेवर कर रही है वो तो कानून नहीं हो सकता ना कि आप उसके नज़रिए ज़रूरत इमरानी के हिसाब से चला जाए। और ये उमर अता बंदयाल साहब की बात कर रहे हैं कि वो बेहतरीन जज थे, उन्होंने 2-2 जज साथ बिठा के जो आइन और कानून का सत्यानाश किया पिछले 5 साल, इन्होंने ये साकिब निसार से शुरू होकर बंदयाल तक, उसको जो है ये मतलब कि वो भूल गए। मैं हैरान हूँ क्या कहते हैं। अफनान साहब, मेरा सवाल इससे